Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video, we will be learning to derive an expression for potential energy of a dipole when it is placed in a uniform external electric field. Alright. So, यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है एंड इसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसे हमने E से डिनोट करा है। साथ ही हमारा जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है आपको ध्यान होगा वो होता है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके डायरेक्शन को शो भी कर रखा है ना। P वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, ठीक है। एंड इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे जो आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन दी पॉजिटिव क्यू चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड वाइज क्यू ई। माइनस क्यू के ऊपर भी जो फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी मैग्नीट्यूड वाइज क्यू ई ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे को दिख रहा है यहाँ पर कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, बट ये जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दोनों चार्जेस पर, ये फोर्सेस जो है इस डाइपोल को घुमाने का कोशिश करेंगे इन दी क्लॉकवाइज सेंस। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर इस डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क एक्सर्ट होगा जो कि क्या करने का कोशिश करेगा, इस डाइपोल को अलाइन करने का कोशिश करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द dipole experiences no net force but torque which is given by tau vector इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसका प्रूविंग हमने ऑलरेडी कर रखा है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड वो क्या होता है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। एंड आपका टाउ का जो मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ऑलराइट, एंड ये टॉर्क का टेंडेंसी क्या होता है, ये टॉर्क जो है वो डाइपोल को रोटेट करना चाहता है इस मैनर में सच दैट कि ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल अलोंग the direction of E. All right. अब हमें पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से वर्क करें सच दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो 0 हो, तो इन दैट केस हमें पता है दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क वही हमारा सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। करेक्ट, तो यही स्ट्रैटेजी की मदद से जो है हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल निकालने वाले हैं। अब हमें पता है कि जो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस डाइपोल पे, उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो हमारा हो रहा है इन दी क्लॉकवाइज सेंस, है ना। दिस इज द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग चाहते हैं इस डाइपोल को घुमाना वेरी स्लोली, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क इस डाइपोल को प्रोवाइड करना होगा इन द ऑपोजिट सेंस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड।
एक्सटर्नल टॉर्क और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आ रहा था, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, तभी जाकर के आपका नेट टॉर्क 0 होगा, है ना। एंड तभी जाकर के हम लोग क्या कह पाएंगे कि अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस डाइपोल के पास जो है जो भी एंगुलर स्पीड होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, दैट इज ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल नॉट चेंज। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा उसे मैं लैंग्वेज में लिख देती हूँ एंड उसी तरीके से आपको अपने आंसर शीट में भी लिखना होगा। सो यहाँ पर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसे लिख दिया है, स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दैट देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, लेट अस कॉल इट W एक्सटर्नल, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन, तो टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, एंड थीटा जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1। ऑल राइट, सो ये बेसिकली होगा हमारा टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा वेक्टर। ऑल राइट, यहाँ पर हम लोग बहुत ही छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से शो करा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है एंड उसी सेंस में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, सो एक्सटर्नल टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इज 0 डिग्री, तो हम इसे फर्दर लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1। थीटा जो है वो वेरी कर रहा है आपका थीटा नॉट से लेकर के थीटा 1 तक। ऑल राइट, सो नाउ वी नो दैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क है इट इज सेम एज दैट ऑफ द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया था हमारा पीई साइन थीटा, तो एक्सटर्नल टॉर्क का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा आ गया फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1। अब जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, पी वेक्टर भी हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो ये दोनों हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा एंड बचेगा हमारे पास यहाँ पे थीटा नॉट से थीटा 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ऑल राइट, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, पी माइनस ऑफ पीई एंड कॉस थीटा में हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा नॉट। ऑल राइट, ये हो गया आपका एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं वहां पर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो जो एक्सटर्नल वर्क डन है वही हमारा सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट दिस एक्सटर्नल वर्क gets stored in the form of potential energy। ठीक है, therefore हमारा एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो हो जा रहा है थीटा 1, हम थीटा नॉट से थीटा 1 लेकर जा रहे हैं, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जब आपका एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा 1,
एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जब आपका एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा नॉट। ठीक है, तो अब हम इन दोनों रिलेशंस का यूज करेंगे। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे कह देते हैं हम इक्वेशन 2। सो ये आ जाएगा दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा दिस एज u of theta 1 minus u at theta naught is equal to minus of pe cos of theta 1 minus cos of theta naught। ठीक है, सो ये फर्दर आ जाएगा आपका u theta 1 minus u theta naught is equal to ये नेगेटिव साइन को जो है अब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा pe cos of theta naught minus cos of theta 1। ठीक है, नाउ लेट अस से कि हम थीटा 1 को थीटा कह रहे हैं एंड थीटा नॉट को जो है हम 90 डिग्री कह रहे हैं। ऑल राइट, तो इन दैट केस हमारा ऊपर वाला रिलेशन कैसा बन जाएगा, u थीटा माइनस u एट 90 डिग्री इज इक्वल टू पी ई cos ऑफ 90 डिग्री माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब cos ऑफ 90 डिग्री तो आपका 0 हो जाता है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका u थीटा माइनस u एट 90 डिग्री इज इक्वल टू पी ई एंड यहाँ पर cos 90 डिग्री 0 हो गया, माइनस cos थीटा बचा, तो ये आ गया माइनस साइन एंड ये हो गया आपका cos थीटा। अब यहाँ पर इस रिलेशन को और भी क्रिस्प बनाने के लिए हम रेफरेंस लेवल चूज कर लेते हैं एज दिस 90 डिग्री, है ना, एज इन कि जब हमारा p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तब हम लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं दैट वहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो 0 है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहाँ 0 होगा, रेफरेंस लेवल को चूज करने का फ्रीडम हमारे पास होता है। तो हम इस रिलेशन को और ज्यादा क्रिस्प बनाने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए अपना एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं। ऑल राइट, सो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट द पोटेंशियल एनर्जी is taken to be 0 when p vector is perpendicular to e vector, that is u at 90 degree would be equal to 0। All right, so therefore हमारा u थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, एंड इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एज माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, एंड यहीं पर आपका ये डेरिवेशन भी खत्म होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है अबाउट द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो चीज भी आपको मैं बता देती हूँ यहीं पे। सो लेट अस नाउ डिस्कस द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम किसी भी सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तब कहते हैं जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट द सिस्टम is said to be in stable equilibrium when its potential energy is minimum। ऑल राइट, अब पोटेंशियल एनर्जी है हमारा माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, है ना। नाउ
u जो है वो है हमारा माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। ऑल राइट, सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा ये टर्म मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू +1, तभी जा करके हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ पीई, है ना। सो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ पीई, और यहाँ पर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया। यानी कि जब आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड रहेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो मिनिमम होगा, है ना। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज when P vector is parallel to electric field vector, then the system is in stable equilibrium। क्लियर है। सो यहाँ पर आपको फर्दर ये भी पूछा जा सकता है कि आप डायग्रामेटिकली शो करिए द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसमें आपको सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर दिया आपने एंड यहाँ पर साथ ही डाइपोल मोमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन शो कर दिया। पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपका 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी हम लोग कंडीशन अभी देखने वाला है, तो उस केस में आपको खाली कंडीशन बता देना होगा, ठीक है। एंड इन केस अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो साथ में आप डायग्राम को भी शो कर दीजिए, ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम सिस्टम को तब कहते हैं जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट द सिस्टम इज सेड टू बी इन unstable equilibrium when the potential energy of the system is maximum। ऑल राइट, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। अब अगर हम लोग चाहे कि U हमारा मैक्सिमम हो जाए तो इन दैट केस कॉस थीटा का वैल्यू को होना पड़ेगा -1, तभी जाकर के ये बाहर जो नेगेटिव साइन है और कॉस थीटा का -1 मिलकर के प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर theta should be equal to 180 degree there and thus cos of 180 degree क्या हो जाएगा आपका -1 and therefore u is equal to हो जाएगा आपका माइनस ऑफ PE cos of 180 degree, that is u is equal to माइनस ऑफ PE into -1। तो ये हो जाएगा आपका P into E और ये आ गया आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 उस स्टेप को भी लिखा है, फिर जाकर के मैंने माइनस माइनस को प्लस करके इक्वल कर दिया इसको एज PE। तो यहाँ पर बोर्ड्स में आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी स्टेप को फॉर ग्रांटेड ना ले, सारे स्टेप्स को आपको लिखना होगा। ऑलराइट, तभी जाकर के आप श्योर हो सकते हैं कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिख देते हैं, दैट इज व्हेन P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर देन द सिस्टम इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पर भी अगर आपको डायग्रामेटिकली पूछा जाए तो आप ई वेक्टर के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में पी वेक्टर को शो कर दीजिए। ये आ गया आपका ई वेक्टर एंड ये पी वेक्टर हो गया। इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं इस कंडीशन को। ऑल राइट, तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आप कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस करते हैं देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। Until then, bye bye and take care.